बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 30 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी की निगाहें अखबार के सफ़े पर थी और दिलो दिमाग में जलजला बरपा था। इसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सब कुछ हो चुका है। इसके ज़हन में वो मनाजर घूम गए जब इसने अफशा को देखा। उसके हाथों और कंधे पर शॉपिंग बैग झूल रहे थे और वो अपनी अम्मी और डैडी को आवाज़ें देती अंदर आई थी। उसकी आवाज़ में एक सरप्राइज देने वाला मखसूस जोश था। उस वक्त इस बदकिस्मत को क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी कदम उठाकर एक कत्लगाह में दाखिल हो रही है। शानी का दिमाग चीखने लगा। इसने तस्वुर की निगाह से नातवाओं बेकस अफशाओं को एक पागल रीछ के पंजों में देखा। उसके आखिरी लम्हात के कर्म ने शानी का दिल रेजा रेजा कर दिया। इसे लगा कि इसका दिमाग शिद्दत गम से फट जाएगा और वो यहीं बेहोश होकर गिर जाएगी। क्या बात है आपा? गुड्डू की मासूम आवाज ने इसे चौंका दिया। नहीं कुछ नहीं, शानी बौखला कर बोली। इसने जल्दी जल्दी यूं ही एक दो सफात पलटे और अखबार को गुड्डू को वापस देते हुए कहा, जाओ दे आओ। गुड्डू जिस तरह आया था उसी तरह अखबार लहराता फराटे से बाहर निकल गया। शानी का दिल भरा हुआ था। आतिश सियाल आंखों से निकलना चाहता था। वो सीढ़ियों के नीचे डुलवा छत वाले तंग बाथरूम में घुस गई। इसने प्लास्टिक की बैली कुचैली बाल्टी में नल का खुला छोड़ दिया और हिचकियों से रोने लगी। अफशान से इसकी मुलाकात बस एक बार हुई थी, फिर भी वो उसकी अलमनाक मौत का गम दिल की अथाह गहराइयों में महसूस कर रही थी। इस गम में किसी हद तक पछतावे का अंसर भी शामिल था। वो सोच रही थी शायद वो थोड़ी सी कोशिश मजीद करती तो किसी तरह अफशान की जान बचने का वसीला पैदा होता। लेकिन वो कैसे करती, क्यों करती? वो तो खुद नीम दीवानी थी। नशावर दवा ने दिमाग के साथ साथ इसका गला भी यूं जकड़ लिया था कि वो अपनी आवाज खुद नहीं सुन सकती थी। वो रोती रही और इसके दिल में इस बेमहर रात का नुहा गूंजता रहा। जब अपने दाम में खुद से याद आ गया था, काफी देर बाद वो खुद को संभाल सकी। इसने मुंह हाथ धोया और बाहर निकल आई। जंती और मरियम कमरे में बैठी लिफाफे बना रही थी। गुलाबा कोठे की धूप में बैठा था और अपने बाजुओं पर सरसों के तेल की मालिश कर रहा था। शानी कमरे में चली आई। अच्छी तरह जानती थी कि अफशान का मुजरिम कौन है। वैसा नहीं कि हर लम्हे की शायद थी। इसे क्या करना चाहिए? इसने बेहद गर्म के आलम में सोचा। अखबारी खबर से इस बात का इशारा मिलता था कि अफशान की मौत वाज़ेह होने के बाद सफाक कासिम ने तफ्तीश को भटकाने की कोशिश की है। गालिबन अफशान की मौत के बाद भी अफशान के वालिदैन का दिया हुआ काफी वक्त उसके पास मौजूद था। उस वक्त का फायदा उठाते हुए उसने अपनी मौजूदगी के शवाहिद वहां से मिटाए थे और मौके वारदात पर कुछ ऐसा रद्दोबदल किया था कि केस खराब होने का अंदेशा था। ऐन मुमकिन था कि उसने जानबूझकर वहां कुछ ऐसे शवाहिद छोड़े हों जिनके सबब तफ्तीशकारों का ध्यान भटक गया हो। अगर ऐसा नहीं था तो फिर खबर में सूबा सराज से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जिक्र क्यों था? शानी का दिल चाहने लगा कि वो पिछले दिन का अखबार देख सके, मगर वो कहाँ से ढूंढा जाता? वो घर वालों को किसी तरह के शुबे में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। कल के अखबार में न जाने क्या लिखा था। यकीनी बात थी कि खबर में उस इलाके का जिक्र भी होगा जहाँ ये बेईमाना वारदात हुई थी। इलावा खुद शानी का जिक्र होना भी बईद अज़ क्यास नहीं था। खबर में यह मज़कूरा हो सकता था कि मौके वारदात से एक लड़की गायब हुई है जो उस्मानी के घर में मुकीम थी। अब अगर ये सारी खबर रिक्शा ड्राइवर ज़करिया की नज़र से गुजरती तो इसका सारा ध्यान किस तरफ जाता? यकीनन उसका ज़हन परसों रात वाले वाक़े की तरफ मुंतकिल हो जाता जब शानी बदहवासी के आलम में उस रिक्शे में आ बैठी थी। वो ये सोचने पर मजबूर हो सकता था कि शानी वो लड़की है जो परसों रात मौके वारदात से ओझल हुई है। वो दिल की गहराई से ये दुआ करने लगी कि कल ये खबर ज़करिया की नज़र से ना गुजरी हो और किसी ऐसे शख्स की नज़र से ना गुजरी हो जो अफशान के कत्ल और शानी की यहाँ मौजूदगी में रब ढूंढ सकता हो। अफशान की मौत का दर्दनाक गम कुछ इस तरह से शानी के जहन पर सवार हुआ कि वो अगले 2 रोज में कोशिश के बावजूद इस बोझ से छुटकारा नहीं पा सकी। हर घड़ी अफशान के आखिरी लम्हात की बेबसी अज़ियत का तस्वुर इसके जहन में मौजूद रहता था। अगर कुछ अंदाज में देखा जाता तो अफशान की मौत मकाफाते अमल के नतीजे में वाक़ई हुई थी। वह एक ऐसे वालिदैन की बेटी थी जिन्होंने शानी को पनाह देकर बर्बाद करने की कोशिश की। शानी को इस मौत का बहुत गम नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो मुनफरिद लड़की थी। वो जख्म खाकर मुस्कुराने और पत्थर खाकर फूल पेश करने का दिल रखती थी। वो बदतरीन दुश्मनों से भी नफरत नहीं कर सकती थी। ऐसा करना इसके बस में ही नहीं था। इसके दिल में बार बार ये ख्वाहिश सर उठाती थी कि वो मजलूम अफशान के कातिल के खिलाफ अपनी गवाही पेश करे। इसके अब्बा जी कहा करते थे, गवाही एक अमानत होती है, जो ये अमानत अपने पास रखता है वो बददियानती करता है। मगर वो इस बददियानती से कैसे बच सकती थी? इसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो मंजरी आम पर आ सकती। अगर ऐसा होता तो दुश्मनी और अदावत का वो सारा मैकेनिज्म फिर हरकत में आ जाता जो इससे पहले शानी को खून के आंसू रुला चुका था। कानून की मदद करने की ख्वाहिश में वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। क्या मैं पसे पर्दा रहते हुए कुछ कर सकती हूँ? शानी ने अपने आप से सवाल पूछा। कोई गुमनाम टेलीफोन, कोई खत, क्या ऐसा मुमकिन है? वो मुतलका SHO या किसी आला मुकामी पुलिस अफसर को तफसीली खत लिख सकती थी, बल्कि इस खत की कुछ कापियां अखबारात के दफातर में भी भेजी जा सकती थी। यकीनन इसकी तहरीर को जबरदस्त अहमियत दी जाती। वो इस वारदात की इकलौती चशमदीद गवाह थी, बल्कि कातिल के खिलाफ मुदई भी थी। फिर सच्चाई की अपनी ताकत भी होती है।
वो सीधी दिल पर असर करती है, मगर क्या इसके गुमनाम बयान की कोई कानूनी हैसियत भी होगी? इसने अपने अब्बा जी और ताया मासूम से सुन रखा था कि इस तरह के बयान देने के लिए तफ्तीशी अफसर के सामने आना जरूरी होता है। वो इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करती रही। आखिरी इस नतीजे पर पहुंची कि उसे एक खत जरूर लिखना चाहिए। वो ये खत लाहौर के किसी दूसरे इलाके से जाकर पोस्ट कर सकती है। कुछ और ना भी होता तो इस खत से पुलिस को तफ्तीश में मदद तो मिल जाती। अचानक शानी को महसूस हुआ कि आसपास कोई मौजूद है। इसने चौंक कर चीख की तरफ देखा और सटपटा गई। टूटे हुए सरकंडों में काली आंखें मौजूद थी। वो अपने ध्यान में मगन बेतरतीब लेटी थी। लिबास भी ऊपर नीचे था। जल्दी से उठकर इसने ओढ़नी संभाली और जिस्म टांपा। इसका ख्याल था कि काली आंखें हस्बे साबिक गायब हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। चीख में हरकत पैदा हुई और जनते का ओल जलूल बेटा अंदर आ गया। सलाम अलैकुम, उसने बेढंगी आवाज में कहा। शानी ने ऊंटों की खामोश जुम्बिश से जवाब दिया। गुलाबे के हाथ में खाकी लिफाफा था। लिफाफे पर लगी हुई चिकनाई जाहिर करती थी कि इसमें कोई खाने की शय है। गुलाबे ने अपनी सुरमा लगी आंखों को दाएं बाएं घुमाया, जैसे जानना चाहता हो कि कोई और तो नहीं देख रहा है। फिर वो तेजी से शानी की चारपाई पर इससे बमुश्किल 1 फुट की दूरी पर बैठ गया। उसके फरबा जिस्म से सरसों के तेल की बू आ रही थी। आंखें भटकाकर बोला, देख शहनाज, मैं तेरे लिए गड़म गड़म जलेबी लाया हूँ। मासी कहाँ है? शानी ने पूछा। वो आंडी लेने गई है। गुलाबे के लहजे में दबी दबी मुसर्रत थी। मैं जलेबी नहीं खाती। ओए देख तो सही। चक के गुलाबे ने एक जलेबी जबरदस्ती इसके हाथ में थमा दी। शानी ने जरा सी चक कर वापस रख दी। तुझे और कौन सी शय ज्यादा चंगी लगती है? गुलाबे ने राजदारी से पूछा। मैं मिठाई खाती नहीं। अच्छा, मैं तेरे लिए कल गाजर का मुरब्बा बनाऊंगा। शानी खामोश रही। वो चौंक कर बोला, ओहो, गाजर का मुरब्बा भी तो मीठा होता है। मैं समझ गया तू नमक वाली शय खाती है। सच्ची बात है कि नमकीन मुझे भी बड़ा पसंद है। लूण, नमक वाली मूंगफली, पिस्ता, तिले हुए बादाम, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने अपने ऊपर चुबाड़े में पीछे गुड्डू से बचा कर रखी हुई हैं। वो बातें करते हुए मुसलसल शानी के जिस्म को ललचाई नजरों से देख रहा था और यूं महसूस होता था कि उसकी आंखों से राल बह रही है। सांस तेज तेज चल रही थी। राजदारी से कहने लगा, तू रात को बेड़े पास चौबाड़े में आया कर, मैं तुझे बड़ा मजा कराऊंगा। अपनी दानिश में वो शानी पर बड़े मजबूत डोरे डाल रहा था। इतने में दरवाजे की तरफ से पप्पू और गुड्डू की आवाज आई। वो स्कूल से वापस आ रहे थे। वो अपनी धोती संभाल कर जल्दी से उठते हुए बोला, मैं अम्मी से भी कह दूंगा तू इसे ज्यादा काम ना कराया करे। बस तू नहा धोकर आराम से बैठा कर या लिफाफे शिफाफे बना लिया कर। वो चला गया तो पप्पू और गुड्डू अंदर आ गए। पप्पू उम्र में बड़ा था, मगर देखने में गुड्डू बड़ा लगता था। दोनों को पढ़ाई से ज्यादा गोलियां खेलने और कबूतर उड़ाने का शौक था। छोटी सी उम्र ही में वो ऐसी फसी और बलीग गालियां सीख गए थे कि सुनकर शानी के कान जल जाते थे। गालबन ये हुनर बच्चों को अपने बाप से मिला था। जकरिया बज़ाहिर मिजाज का धीमा था, मगर गालियां गढ़ने और डिलीवर करने में भी उसे कमाल हासिल था। रात को शानी ने पप्पू के बस्से में से कापी साइज के 4 कागज लिए और एक कलम भी खामोशी से निकाल लिया। पप्पू और गुड्डू सो चुके। दाईं तरफ मरियम की चारपाई थी। उसकी सांस की आवाज बता रही थी कि वो दिन भर लिफाफे बनाने के बाद बेसुध सो रही है। शानी खिड़की के पास आ बैठी जो बरामदे की तरफ खुलती थी। इसने पटवा किए तो बरामदे के बल्ब की मदम रोशनी अंदर तक आने लगी। इस रोशनी में शानी ने खत लिखना शुरू किया। एक तफसीली खत था। खत के आगाज में शानी ने लिखा, मैं वही लड़की हूँ जो वारदात की रात उस्मानी के घर से गायब हुई। अपनी कुछ नागजीर मजबूरियों के सबब सामने नहीं आ सकती और ना ही आइंदा आऊंगी। बहरहाल जो कुछ मैं वारदात के हवाले से आपको लिख रही हूँ वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त है। इस उम्मीद के बाद शानी ने वारदात की रात पेश आने वाले सारे वाकयात पूरी सदाकत और वजाहत के साथ बयान कर दिए। कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। इसका दिल तो यही चाह रहा था कि उस्मानी की कमीनगी और मायदा की मुनाफकत के बारे में भी सब कुछ लिख डाले, मगर इसने अपना कलम रोक लिया। उनके किए की सजा उन्हें खूब मिल रही थी। उस्मानी हार्ट अटैक का शिकार होकर हॉस्पिटल में था और यकीनन मायदा भी दिन में कई बार मरकर जीती होगी। खत मुकम्मल करने के बाद शानी ने इसे तकिए के गिलाफ में संभाल कर रखा और पोस्ट करने के बारे में सोच विचार करने लगी। वो नहीं जानती थी कि खत पोस्ट करने के हवाले से वो किस नई अफ्ताद का शिकार होने वाली है। तीसरे रोज दोपहर को जब गुलाबा सो रहा था और जनते बच्चों के लिए 2-4 कपड़े लेने बाजार गई हुई थी, शानी घर से निकल आई। इसने मरियम को बताया कि वो शाहदरा में अपनी सेली का घर ढूंढने जा रही है। पिछले 7-8 दिनों में वो जनते के कहने पर थोड़े थोड़े लिफाफे बनाती रही थी। कल जनते को लिफाफों का मुआवजा मिला था और उसमें से 115 रुपए इसने हौसला अफजाई के तौर पर शानी को दे दिए थे। अब ये 115 रुपए शानी के पास मौजूद थे और वो खत भी जो इसने लिखा था। जनते की एक सूती चादर में लिपटी लिपटाई वो बिस्तर से बाहर निकली। पाँव में वही कैंची चप्पल थी जो इसने उस्मानी के घर से भागते पहनी थी। पहले इसने एक जनरल स्टोर से खत की 5 फोटोस्टेट कापियां करवाई। फिर डाकखाने पहुंच गई। डाकखाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक इसकी निगाह एक चेहरे पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए तो वो अपनी जगह साकत और जामत रह गई। फिर इसने अपनी आंखें सुकेड़ी नहीं, इसकी निगाह धोखा नहीं खा रही थी। ये वही चेहरा था। इसके सर के बालों से पांव के नाखूनों तक एक तेज सर्द लहर दौड़ गई। वो जालां थी। चौधरी मेहर की जाती और बाएतमाद मुलाजमा।
वो दरिंदा सिर्फ मुलाजिम अकबरे की रिश्तेदार भी थी। नारपुर की हवेली में खतरनाक परछाइयों की तरह फिरने वाली सूरत की आवाज शानी ने आखिरी बार अकबरे के कमरे में ही सुनी थी। शानी अकबरे की बेरहम गिरफ्त में थी। अकबरे के हाथ में पकड़ा हुआ कोबरा शानी के चेहरे से चंद इंच के फासले पर फुनकार रहा था। साथ वाले कमरे में जाला ने दाखिल होकर चौधरी बैर के कान में खुसर फुसर की थी। वो चौधरी बैर को यह बताने के बाद कि फाखिर वापस आ गया है, तेजी से बाहर निकल गई थी। ये सारे ख्यालात शायद 1 सेकंड से भी कम वक्त में शानी के जहन में आए और गुजर गए। इसने तेजी से अपना रुख फेरा और वापस पलटी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शानी ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि जाला की निगाह इसके चेहरे पर पड़ गई है और वो इसे पहचानने की पूरी कोशिश में है। डाकखाने की सीढ़ियां उतरकर शानी तेज कदमों से वापस चलती। इसका दिल धक धक कर रहा था और चंद लम्हों में ही मुंह बिल्कुल खुश्क हो गया था। वो जल्द से जल्द इस जगह से दूर निकल जाना चाहती थी। एक तंग गली के सामने बुध बाजार का रश था। वो इस रश में से गुजरती गली में दाखिल होगी। इसे अंदाजा था कि ये गली आगे जाकर इस निस्बतन चौड़ी गली से मिल जाएगी जो इसे करीमपुरा में ले जाएगी। करीमपुरा इस बस्ती का नाम था जहां वो आजकल रह रही थी। 100-150 मीटर चलने के बाद वो एक दूसरी गली में मुड़ी। दूसरी गली में मुड़ते हुए इसने दिल कड़ा करके अपने अकम में झांका। इसे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। इसके बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। जाला ने डाक खाने की सीढ़ियों पर इसे पहचान लिया और वो अब इसके पीछे आ रही थी। जाला के कतरे बारी जिस्म तेजी से झूलता आगे बढ़ता हुआ नजर आया। वो काले रंग की चादर में थी। गली का मोड़ मुड़ते ही शानी के कदमों में और तेजी आ गई। शायद 10-15 कदम इसने भाग कर भी तय किए। वो ज्यादा दूर तक भाग कर नहीं जा सकती थी। गलियों में बच्चे खेल रहे थे। नौजवान दीवारों से लगे खुश गपियों में मसरूफ थे। कहीं कहीं कोई बैली कुचैली औरत भी दहलीज पर खड़ी नजर आती थी। एक गुब्बारे बेचने वाले से टकराती हुई और एक परनाले के गंदे छींटों से बचती हुई वो करीमपुरा जाने वाली गली में आ गई। इसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, बस वो चलती जा रही थी। एक तंग गली में दाखिल होते ही इसे अपने अकम में 30-40 कदम के फासले पर एक आमती आवाज सुनाई दी। ठहरो, बात सुनो। ये किसकी आवाज थी? 90% इम्कान इस बात का था कि जाला की आवाज है, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, ना पीछे मुड़कर देख सकती थी। करीमपुरा में दाखिल होते ही वो कदरे पुरसुकून हो गई। यहाँ तक गलियों का जाल सा बिछा हुआ था। इसने तेजी से 2-3 गलियां तब्दील की। जहां कहीं इसे चंद कदम भागने का मौका मिला वो भागी भी। जल्दी वो अपने अकम से मुतमईन हो गई। शुक्र था कि जनते अभी तक वापस नहीं लौटी थी। गुलाबा बदसूर सोया पड़ा था। बच्चे स्कूल में थे। मरियम छोटे कमरे में लिफाफे बना रही थी। शानी ने बड़े कमरे में जाकर चादर उतार फेंकी। इसकी सांसें धूकनी की तरह चल रही थी। सर्दी के बावजूद जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। इसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश में लग गई। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि लाहौर की इस गुंजान आबादी के एक डाक खाने पर इसे नारपुर हवेली का एक चेहरा नजर आएगा। सूरत-ए-हाल एकदम ही क्या से क्या हो गई थी। अब तक वो अपने लवायकीन के लिए मरी हुई थी। ऐन मुमकिन था नारपुर या रंग वाली में इसकी कब्र भी वजूद में आ चुकी हो, लेकिन आज वाले वाक़े के बाद वो मुर्दा नहीं रही थी। इसे जाला ने देख लिया था और अब जाला से ये खबर बर्क की रफ्तार से नारपुर पहुंचने वाली थी। और ऐन मुमकिन था कि शुरू में जाला की बात पर यकीन ना किया जाता, इसके बयान को वहम करार दिया जाता, नजरी धोखा समझा जाता। लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत थी कि जाला आम मुलाजमा नहीं थी। चहीते मुलाजिम अकबरे की रिश्तेदार होने की वजह से उसे हवेली में खासी अहमियत हासिल थी। वो बड़ी चौकस और होशियार कारकुन समझी जाती थी। जाहिर है कि हवेली की राख में से शानी की लाश तो बरामद नहीं हुई थी। अगर वो मुर्दा तस्वुर की जा चुकी थी तो यकीनन किसी और की बाकियात ही को उसकी बाकियात समझकर आखिरी आरामगाह में पहुंचाया गया होगा। इस किस्म के हालात में ज़हनों में शुबे तो बैर सूरत मौजूद रहते हैं। बरसों तक लोग सोचते रहते हैं शायद यूं हो गया हो, शायद यूं हो गया हो। इसका मतलब था कि नारपुर जाकर जाला जो बयान देने वाली है वो जल्दी जबरदस्त अहमियत इख्तियार कर लेगा। वो सोचती रही, अपने परेशान देन में मुस्तकबिल का नक्शा खींचने की कोशिश करती रही। जो काम वो करने गई थी वो वहीं का वहीं रह गया था। खातून उसकी फोटोस्टेट कापियां अभी तक इसके सामने धरी थी। सबसे पहले इसने इन कागजात को छुपाया, फिर मुंह हाथ धोने के लिए गुस्ल खाने में चली गई। सपहर का वक्त था। शानी बर्तन धोने के बाद जरा सस्ताने के लिए कमरे में आकर लेट गई। गुलाबा पहलवानी करते अखाड़े किया हुआ था। वो जब तक घर में रहता था दसदीदा आंखों से इसे तकता रहता था। अजीब वाहियात निगाह थी उसकी। मामला अगर देखने तक रहता तो भी कोई बात ना थी, मगर वो बड़े अहमकाना तरीके से गाए बगाए शानी को इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता था। कभी बहाने बहाने से शानी को अपना वर्जिशी जिस्म दिखाता, कभी अपनी किसी तारीखी कुश्ती का किस्सा सुनाने बैठ जाता, कभी खाने की कोई शय चुपके से शानी तक पहुंचाने की कोशिश करता। उसकी ऊंगी बोंगी हरकतों की वजह से बाज़ औक़ात शानी के उदास होंठों में मुस्कुराहट का इर्ताश पैदा होता। इस वक्त वो घर से बाहर था, लिहाजा शानी कदरे सुकून में थी। जनते किसी पड़ोसन की चुगलियां खाने किसी दूसरी पड़ोसन की तरफ गई हुई थी। बच्चे छत पर कबूतरबाजी की मशक कर रहे थे। शानी को लेटे हुए 10-15 मिनट ही हुई थे कि इसे दबी दबी हंसी की आवाज आई। यह आवाज साथ वाले कमरे से आ रही थी।
पहले दोनों कमरों का दरमियानी दरवाजा बंद था, लेकिन अब चूंकि हवा से खुल गया था लिहाजा आवाज बासानी शानी के कानों तक पहुंच गई थी। यह मरियम की आवाज थी। इसका रुख खिड़की की तरफ था। गालबन वो समझ रही थी कि शानी सो रही है। खिड़की में से गली के पार नजीर सब्जी वाले का 2 मंजिला मकान नजर आ रहा था। बालाई कमरे की खिड़की में कोई मौजूद था। शानी ने जरा ध्यान से देखा, यह नजीर का बड़ा बेटा इकी था। मरियम उसके साथ इशारे बाजी में मसरूफ थी। इकी के हाथ में गन्ना था। वो गन्ना चूसने के साथ साथ मरियम को उल्टे सीधे इशारे भी कर रहा था। जवाबी तौर पर मरियम भी अदाएं दिखा रही थी। शानी ने नागवारी से करवट बदल ली। बहरहाल इसका ध्यान मरियम ही की तरफ था। वो माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही थी। चंद मिनट बाद फिर इसने करवट बदल कर देखा। इशारेबाजी का खेल जारी था। फिर शायद मरियम को शक हुआ होगा। उसने दोनों कमरों का दरमियानी दरवाजा बंद कर दिया। शानी को उलझन होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़के को कमरे में ही बुला ले। इसने बेचैनी से सोचा। वो आवाज पैदा किए बगैर चारपाई से उठी और खिड़की तक पहुंची और खुली खिड़की में झांक कर उसे इत्मीनान तो हो गया कि वो कमरे में अकेली है। बहरहाल उसकी हरकतों सिकनात हरगिज़ काबिल इत्मीनान नहीं थी। वो अपने बॉयफ्रेंड की फरमाइश पर अपनी कमीज का पल्लू ऊपर तक उठा रही थी। फिर उसे अपने जोबन की एक झलक दिखाकर उसने पल्लू नीचे गिरा लिया और शर्माती हंसती हुई बरामदे की तरफ भागी। यही वक्त था जब जनते अंदर दाखिल हुई। माँ बेटी की टक्कर होते होते बची। किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं तुझे हरामजादिए। जनते ने दांत पीस कर मरियम को 2 हथड़ मारा। पर मैंने क्या किया अम्मी? मरियम अकलाई। मैं तेरा बूथा तोड़ दूंगी छप्पड़ मारकर। मुझे पता है वो जीरे का लड़का ऊपर खड़ा है खिड़की में, उससे आंख मटका कर रही है तुम तो वैसी डांग लेकर मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैं तो लेटी हुई थी कमरे में। मुझे सब पता है तेरे लेटने का। आने दे आज तेरे प्यो को। तेरी अड़ियां ना तुड़वाई ना तो मेरा नाम नहीं। जनते जहरीली सरगोशी में बोली। लगता था कि शानी की मौजूदगी के सबब वो दबे लहजे में बोल रही है। मड़वा लेना, जान से मड़वा लेना मुझे, वो जलकर बोली। मरियम की जबान चलते देखी तो जनते ने 1-2 अत्थड़ उसके सर पर मारा। हाँ, जब बहुत कुछ हो गया तो पता चलेगा तुझे और तेरे प्यू को। मरियम जनते को एक तरफ धकेलते हुए गुस्से में चुबारे की तरफ चली गई। जनते वही खड़ी बड़बड़ाती रही। शानी जल्दी से दोबारा चारपाई पर लेट गई और ये जाहिर करने लगी कि वो निडाल होकर सोई हुई है। जनते ने कमरे में आकर मोहतात नजरों से शानी को देखा। 1-2 बार खनकारी ताकि पता चल सके कि शानी जाग तो नहीं रही। फिर दूसरे कमरे में चली गई। उसने कमरे की खिड़की जोरदार आवाज से बंद की। ये वही खिड़की थी जिसमें से नोखेज मरियम ताका झांकी कर रही थी। खिड़की और दरवाजा बंद करके वो सेहन में आ गई। कुछ देर तक इधर उधर घूमने बड़बड़ाने के बाद वो फिर पड़ोसन की तरफ चली गई। वो गालबन बढ़ती हुई सर्दी के सबब अपना स्वेटर पहनने के लिए घर आई थी। मरियम की बदकिस्मती कि इसके बॉयफ्रेंड पर उसकी नजर पड़ गई। जनते के जाने के बाद शानी उठकर बैठ गई। इतने में मरियम भी सीढ़ियां उतरती नीचे चली आई। उसके एक गाल अभी तक सुर्ख था। बहरतौर शानी ने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो अभी थोड़ी देर पहले की मार कुटाई से बाखबर है। वहां के हवाले से मरियम का मूड बड़ा खराब नजर आ रहा था। वो शानी के पास बैठ गई। पहले इधर उधर की बातें करती रही, फिर कहने लगी, आपा तुझे लिफाफों के कितने पैसे दिए थे अम्मी ने? शानी ने सोचते हुए कहा 115 रुपए। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो इंतकामी अंदाज में मुस्कुराई। अम्मी ने पूरा 250 लिया था लिफाफों वाले से। वो तुझे कभी पूरे पैसे नहीं देगी और तुझे तंग भी बहुत करेगी। सारा दिन खोते की तरह काम कराएगी तुझसे। मरियम, अपनी माँ के बारे में तुम किस तरह से बात करती हो? कोई माँ शाह नहीं है मेरी। मुझे पैदा करने वाली तो मर गई। मैं तब मुश्किल से 2-2.5 साल की थी। मेरे अब्बे ने दूसरी शादी की। ये भाई गुलाबा मेरी उस दूसरी माँ के साथ ही आया था और पप्पू गुड्डू वो दोनों बाद में पैदा हुए। शानी को यहाँ रहते कई दिन हो गए थे। आज पहली बार इस पर इंकिशाफ हुआ था कि मरियम जनते की सगी बेटी नहीं है। अभी शानी और मरियम बातें कर रही थी कि जनते अचानक अंदर दाखिल हो गई। उस वक्त मरियम फिर लिफाफों और उनके मुआवजे वगैरह की बात कर रही थी। वो शानी को बता रही थी कि दरमियाने साइज के लिफाफे 18 रुपए में 60 तैयार होते हैं। शायद मरियम के 1-2 लफ्ज जनते के कानों में भी पड़े। वो अंदर आने के बाद कड़ी नजरों से मरियम को घूरने लगी। मरियम ने बुरा सा मुंह बनाया और लंबे लंबे डग भरती फिर से चौबारे की तरफ चली गई। ये क्या कह रही थी दी रानी? जनते ने शानी से नरम लहजे में पूछा। कुछ नहीं मासी, वैसे ही बातें कर रहे थे हम। ये एक फितनी है, मुझसे ज्यादा भला कौन जानेगा इसे। मुझे पता है ये तुझसे उन 115 रुपयों की बात कर रही होगी जो मैंने तुमको दिए। शानी खामोश रही। उसके साथ साथ ही इसने दिली दिल में जनते की अक्लमंदी पर दाद दी। शानी की खामोशी को जनते ने खां समझा। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर सी दौड़ गई। वह गहरी सांस लेकर शानी के करीब बैठ गई। कहने लगी, कुड़िए ये बात ठीक है कि लिफाफों के 250 रुपए ही मिले थे। मैंने तुझको 115 रुपए, बाकी 135 रुपए तेरी अमानत के तौर पर मेरे पास पड़े हैं। आगे भी जो तेरे पैसे होंगे वो तेरे ही रहेंगे, तेरे ही काम आएंगे। तू जैसे कहेगी वैसे कर लेंगे। शानी ने इस बात में सर हिला दिया। जनते ने खुश होकर इसके सर पर हाथ फेरा। अपनी इन बातों की वजह ही से तू मुझको चंगी लगती है। अल्लाह दी कसम, कभी कभी तो मैं मरियम से ज्यादा तुझे अपनी दीद समझने लगती हूँ। तेरे बारे में कई तरह के ख्यालात मेरे दिल में आने लगते हैं। उसने जरा तवक्कुफ किया और बोली,
किसी वक्त सोचती हूँ तेरे जैसी नूह बहू मुझे मिल जाए तो मेरा अगला वक्त आसान हो जाए। शानी ने चौंक कर जनते की तरफ देखा। वो इशारे से बोली, मुझे लगता है गुलाबे को भी तू चंगी लगती है। गुलाबे की एक फूफी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी हुई है, अपनी धी का रिश्ता देना चाहती है। मैंने तो भाई साफ इनकार कर दिया उसको। अमीर होंगे तो अपने घर होंगे, मुझे तो अपनी मन मर्जी की वोट ही चाहिए। फिर वो बात करते करते एकदम चौंक कर बोली, हाँ शहनाज, मैं तुझे बताना ही भूल गई, गुलाबे को नई दुकान के लिए जगह मिल गई है। बड़ा मौके का अड्डा है। मेरा ख्याल है कि परसों से दुकान पर जाने लगेगा। तुझे क्या बताऊं कितना होशियार मुंडा है ये। ऊपर से बिल्कुल ओंगा बोंगा लगता है पर अपने कारोबार में एकदम चौकस है। देखना इसने 4-6 महीने ही में घर की हालत बदल देनी है। कहता है कि मैंने अब्बे को भी हर हाल में नया रिक्शा लेकर देना है और मुझे पता है रिक्शे के फौरन बाद इसके दिमाग में अपना मकान बनाने की बात आनी है। शानी ओले इस बात में सारी लाती रही। वो छोटी चौधरानी थी। इसने अपने इर्द गिर्द बालो जर के ढेर देखे थे। वो अब भी लाखों की जायदाद की वारिस थी और ये औरत उसके सामने अपने कमाऊ पुत्र की तारीफें करके इसका जहन बनाने की कोशिश में थी। गालिबन उसका ख्याल था कि वो शानी को अपनी बहू बनाने का हतमी फैसला करके इस पर बहुत बड़ा एहसान करेगी। अगले रोज शाम को जब जनते महल्ले के डॉक्टर से छोटे गुड्डू की दवा लेने गई हुई थी, मरियम फिर से उसके पास आ बैठी। अपनी सौतेली माँ के हवाले से उसका मूड अभी तक ठीक नहीं था। गुलाबा ऊपर चुबारे में बैठा था और टेप रिकॉर्डर पर एक लोफर सा पंजाबी गाना बजा रहा था। मरियम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बा गुलाबा किसी दिन किसी लड़की से जरूर जूतियां खाएगा। इसकी अकल मत रोज बड़ोज खराब होती जा रही है। शानी ने कहा, मासी बता रही थी कि गुलाबे को नई दुकान मिल गई है। दुकान? मरियम ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। रेडी कहो आपा, रेडी। ये कल से रेडी लगा रहा है मेन मार्केट के पीछे वाली गली में। अम्मी ने तुम्हें बिल्कुल गलत बताया है। तुम भी सियाणी ब्याणी हो, इतनी पागल तो नहीं हो। तुम्हें पता चल ही गया होगा आपा, अम्मी तुम्हें गुलाबे के लिए घुसेड़ रही हैं। भा गुलाबे को तो कोई लूली लंगड़ी भी नहीं मिल सकती। तुम जैसी खूबसूरत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आजकल दिन रात इसी चक्कर में है कि तुझे गुलाबे की वोटी बना दे। एक दफा भा गुलाबे के साथ तेरा निकाह हो गया ना, तो फिर देखना अम्मी का असल रूप। मैं सच कहती हूँ आपा, दिन रात लिफाफे बनवा बनवा कर तेरी उंगलियां डिंगी टेढ़ी करवा देगी। शानी का एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी।